नमस्कार साथियों, प्राचीन भारत का इतिहास। स्वागत है आपका। और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है शक कौन थे, पश्चिमी शकों और सातवाहनों के संघर्ष का उल्लेख कीजिए, भारत पर शकों के आक्रमण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इससे पहले हमने जिन टॉपिक्स पर चर्चा की है वो है पुष्यमित्र शुंग, फिर पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां, मूल्यांकन, फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातवाहन, पहले सातवाहनों का परिचय, फिर मूल स्थान, फिर प्रारंभिक सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, फिर सातवाहनों का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक योगदान, मूल्यांकन। और अब हम टॉपिक पर आ गए हैं शक। शक एक विदेशी जाति थी और शकों का जो महान राजा था वो था रुद्रदामन प्रथम। फिर हम रुद्रदामन का परिचय, उपलब्धियां और उसके चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। शक भारत में जो प्राचीन काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, उन विदेशी आक्रमणों में प्रमुख थे यूनानी, शक, पहलव, कुषाण आदि लोग। भारत में इन जातियों को बर्बर जाति कहा गया था और शकों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शक जो जाति थी वो मध्य एशिया में सीर नदी के उत्तर में जैक्सेल्टिस ज ए की मात्रा आधा ग, फिर ज टी र की मात्रा और जैक्सेल्टिस नामक एक स्थान पर रहने वाली एक घुमक्कड़ जाति थी। और इन्हीं के पास में एक यहूची, कुषाणों की कोई एक शाखा रही होगी, यहूची नाम की एक जाति रहती थी। आपस में युद्ध हुआ और फिर इनको यहां से छोड़ना पड़ा, जगह छोड़नी पड़ी। मूल जाति ने उस पर आक्रमण किया, यहूची पर। यहूचियों ने शकों पर आक्रमण किया और अपने मूल स्थान से हटा दिया। और शक वहां से हटकर दो समूहों में बंट गए। कौन कौन से समूह में? एक तो इनका जो एरिया था वो ईरान और पर्शिया, पार्थिया, इसकी तरफ चला गया और छोटे छोटे राज्य इन्होंने आपस में बांट लिए। दूसरा जो समूह था, मतलब शकों का ये जो समूह था, ये फिर धीरे धीरे कंधार की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ होते हुए किधर आ गया? सिंधु नदी के किनारे के तट पर आकर बस गया। दूसरा समूह सीधा भारत की ओर आया और काबुल, कश्मीर, पंजाब में आकर बस गया। ये जो दूसरा समूह था, इसी ने आगे आकर ईसा पूर्व पहली शताब्दी में भारत पर इसने आक्रमण किया और बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया। और लगभग 400 वर्षों तक, ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर ईसा पश्चात यानी कि ईसवी तीसरी शताब्दी को उनका यहाँ पर शासन रहा। ये इनका परिचय। अब भारत में जो शक शासक थे उनके बारे में बात कर लें। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जॉन मार्शल ये कहते हैं कि भारत में शकों का सबसे पहला जो राजा था वो था मावेज, मावेज। और उत्तर पश्चिम भारत में उसने अधिकार किया और उपाधि धारण की राजाओं का महाराजा। उपाधि धारण की किसने? मावेज ने। मावेज कौन था? शकों का पहला राजा था। और अभिलेखों से पता लगता है कि मावेज ने गांधार पर अधिकार कर लिया था। मावेज की जो सीमाएं थी वो मथुरा तक फैल गई थी और उसने अपने राज्यों में अलग अलग भागों पर अधिकार करने के लिए, शासन करने के लिए गवर्नरों की नियुक्ति की थी। मावेज के बाद में एवेज शासक बना और एवेज के बाद में एजिलिसेस शासक बना। तक्षशिला पर बाद में उसने शासन किया और बाद में तक्षशिला पर
शकों के बाद में पहलवों ने, पहलवों के बाद में कुषाणों ने शासन किया। अब एक नई चीज शकों ने इंट्रोड्यूस की थी, वो क्या थी? वो थी क्षत्रपीय प्रणाली। क्षत्रपीय प्रणाली, जैसा कि अभी आपको बताया कि शक शासकों ने प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किए थे। इन गवर्नरों को क्या कहते थे? क्षत्रप। यहां लिखा हुआ भी है क्षत्रप। गवर्नरों को कहते थे क्षत्रप। ये जो क्षत्रप होते थे, दो प्रकार के क्षत्रप होते थे, एक क्षत्रप और दूसरा महाक्षत्रप। सभी क्षत्रप जो थे वो केंद्रीय शक्ति यानी राजा के अधीन होते थे, और जब तक राजा ताकतवर था तब तक तो इन सबको अंडर में रखा। उसकी मृत्यु के बाद में या जब भी केंद्रीय शासन निर्बल होता तो उसके बाद में ये लोग स्वतंत्र होकर स्वयं शासन करना शुरू कर देते। और ये जो शक क्षत्रपों के जो शासन का जो भाग है, 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? उत्तरी भारत के क्षत्रप, फिर पश्चिमी भारत के क्षत्रप। पश्चिमी भारत के क्षत्रपों को क्या कहते थे? क्षहरात। नहपान था इसका, क्षहरात। फिर मथुरा के उत्तरी क्षेत्र और उज्जैनी के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, और महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र। अब देखते हैं हम अगले पार्ट में तक्षशिला का उत्तरी क्षेत्रप। पश्चिमी के 2 भाग हैं, महाराष्ट्र और उज्जैन। तक्षशिला के उत्तरी क्षेत्र में क्या स्थिति थी? उत्तरी भारत में शकों का जो मुख्य एरिया था वो कौन सा था? कपीश, पुष्पपुर, अभिसार प्रस्थ, कुशलुक, मणिगुल, ये और इंद्रवर्मन। ये जो क्षत्रप वंश के लोग थे, इन्होंने इस पर शासन किया। ये वंश है एक्चुअली, जो मैंने अभी नाम बताया आपको, ये सारे वंशों के नाम हैं। कौन कौन से वंश थे उत्तरी भारत में? शकों के कौन कौन से वंशों ने शासन किया? कपीश, पुष्पपुर, अभिसार प्रस्थ, कुशलुक, मणिगुल, इंद्रवर्मन। इन वंशों ने शासन किया। अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों ने शासन किया। मथुरा के जो उत्तरी क्षत्रप थे, मथुरा के जो उत्तरी क्षत्रप थे, यहाँ हमें मथुरा के आसपास से, मथुरा से क्षत्रपों के बहुत से सिक्के और अभिलेख हमें मिले हैं। और कब आए यहाँ पर इसकी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मथुरा में सबसे पहले क्षत्रप हगान और हगमाश यहाँ पर थे। राजुहुल मथुरा के क्षत्रपों में सबसे प्रतापी शासक गिना जाता था। फिर पश्चिमी शक क्षत्रप जो थे वो 2 भागों में थे, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के नहपान और महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के क्षत्रप, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध शासक था नहपान, और उज्जैनी के पश्चिमी क्षेत्र के शासक। अब महाराष्ट्र में जो पश्चिमी क्षत्रप थे, उनका जो शासन का केंद्र था वो था नासिक। इनको नासिक का क्षत्रप भी कहा जाता था। और नासिक का जो प्रथम क्षत्रप था उसका नाम था भूमक, और ये खखराट वंश का शासक था। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? नहपान। नहपान के सिक्के मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। नहपान क्षत्रप और अपने 46वें वर्ष के अभिलेख में वो महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर लेता है, और उसके सभी अभिलेखों में उसकी उपाधि है राजन। तो धीरे धीरे वो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता है, और उसके युद्ध अभियान थे, उसके दान दक्षिणा के कार्य थे, ये सारे काम उसने किए, और इन सारों के हमें एविडेंस मिलते हैं। अजमेर और पुष्कर से भी नहपान के हमें सिक्के मिलते हैं। इससे ये पता लगता है कि उसका सीमा क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ था। गौतमपुत्र शातकर्णी ने इस पर आक्रमण किया था और इसे हरा दिया था, और इसके सिक्कों को पुनः ढलवाकर अपना नाम उस पर अंकित कर लिया था। ये था नहपान। और एक इनका और बाकी रहा वो है उज्जैनी के पश्चिमी क्षत्रप। ये थे दक्षिण भारत के। और चष्टन जो उज्जैनी के क्षत्रप थे, उनका जो प्रसिद्ध शासक था वो था
चष्टन, और चष्टन का जो उत्तराधिकारी था वो था रुद्रदामन। तो हम जिस रुद्रदामन के बारे में पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे चष्टन के पुत्र रुद्रदामन के बारे में। और उज्जैनी में लगभग 250 वर्षों तक शक क्षत्रपों ने चर्चा की, लंबे समय तक ये यहाँ पर बैठे रहे। अब हम अगर इनके संघर्षों की बात करें तो संघर्षों में जो प्रमुख संघर्ष है वो नहपान और गौतमीपुत्र शातकर्णी का संघर्ष है, जिसको हम बहुत ही संक्षेप में ले लेते हैं कि गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहपान के साथ युद्ध किया। दोनों में संघर्ष कब हुआ? वो संघर्ष हुआ गौतमीपुत्र के शासन संभालने के 18वें वर्ष के बाद में। और उसका जो नासिक अभिलेख है, नासिक प्रशस्ति है, वो उसके शासन के 19वें वर्ष का है, जिसमें उसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। तो ये था इनके शकों और सातवाहनों का संघर्ष और शकों का भारत पर आक्रमण। नहपान की मृत्यु के बाद में पश्चिमी भारत और मालवा पर सातवाहनों का अधिकार हो गया। नहपान के सिक्कों पर शातकर्णी के लेख इस बात का प्रतीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन में निष्कर्ष निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये भारत में शक जाति आई तो एक बर्बर जाति के रूप में थी, लेकिन जैसे जैसे ये भारत के संस्कृति में, आचार विचार में मिलती रही, घुलती मिलती रही, वैसे वैसे इनका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो गया और ये भारत के धर्म, रहन सहन, आचार विचार के साथ इतने घुल मिल गए, भारत के निवासियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, तो लास्ट में ये भारतीय समाज का ही एक अंग बन गए। आज की डेट में अलग से कोई भी शक जाति का व्यक्ति हमें नजर नहीं आता। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन के बारे में कुछ क्वेश्चंस को हाईलाइट करते हैं। रुद्रदामन प्रथम कौन था और उसकी उपलब्धियों का और जीवन चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। शुरू करते हैं रुद्रदामन का परिचय। रुद्रदामन चष्टन का पौत्र था। हमने देखा उज्जैनी के जो क्षत्रप थे उसका जो प्रथम महान शासक था वो था चष्टन। चष्टन का पौत्र और जयदामन का पुत्र। चष्टन की मृत्यु के बाद में रुद्रदामन गद्दी पर बैठता है और उज्जैनी का या उज्जैन के जितने भी शासक हुए उनमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? रुद्रदामन। तो लगभग 20 वर्ष इसने शासन किया है, 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के मध्य, और कुछ कहते हैं 145 से 170 के मध्य इसने शासन किया होगा। और अपनी मुद्राओं में उसने क्या नाम दिया? महाक्षत्रप की उपाधि का प्रयोग किया है। रुद्रदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि का प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं रुद्रदामन की उपलब्धियों के बारे में। रुद्रदामन की जितनी भी हमें उपलब्धियां प्राप्त होती हैं वो प्राप्त होती हैं अधिकांश जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख हम अलग से भी इसको करेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध अभिलेख है। सैनिक उपलब्धियों की जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? उसके जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से उसके राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है कि उसका जो राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। रुद्रदामन का जो राज्य था, आप इसको नोट कर लीजिए। रुद्रदामन का राज्य गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तरी कोंकण, सिंधु घाटी के प्रदेश, मालवा और मारवाड़ तक फैला हुआ था। मैं फिर से आपको बता दूं, रुद्रदामन का जो राज्य था वो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तरी कोंकण, सिंधु घाटी के प्रदेश, मालवा और मारवाड़ जैसे प्रदेशों तक फैला हुआ था। ये इसका राज्य विस्तार है। कई बार प्रश्न आता है तो हमें ये चीजें लिखनी है उपलब्धियों में। फिर हम बात करते हैं यौधेय, उत्तरी पश्चिमी सीमा की जो वो है यौधेय, ये प्रसिद्ध गण जाति थी प्राचीन भारत की। यौधेयों को पराजित किया था। फिर जूनागढ़ अभिलेख ये बताता है कि रुद्रदामन ने शातकर्णी को 2 बार पराजित किया था। अब ये शातकर्णी गौतमीपुत्र शातकर्णी था या वशिष्ठिपुत्र शातकर्णी था या कोई और अधिकारी था, इस पर विवाद है। कई विद्वान ये कहते हैं कि ये गौतमीपुत्र शातकर्णी था, कुछ विद्वान कहते हैं ये वशिष्ठिपुत्र शातकर्णी पुलवावी था, और कुछ कहते हैं कि भाई ये इनका कोई उत्तराधिकारी रहा होगा। अब हम इनकी शासन व्यवस्था देखते हैं।
शासन व्यवस्था में रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही अच्छा और योग्य शासक था, ये प्रशासक था। अपने साम्राज्य को उसने अनेक अनेक प्रदेशों में बांट रखा था और प्रत्येक प्रदेश के संचालन के लिए गवर्नर यानी कि आमात्य की नियुक्ति होती थी। फिर जूनागढ़ अभिलेख, जो कि हमें ज़्यादा जानकारी देता है इसकी, तो जूनागढ़ अभिलेख से पता लगता है कि काठियावाड़ में रुद्रदामन ने सुविशाख नामक व्यक्ति को अपना आमात्य नियुक्त किया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, काठियावाड़ में रुद्रदामन ने सुविशाख नामक व्यक्ति को अपना आमात्य नियुक्त किया था और जो एक सुदर्शन झील है उसका भी पुनर्निर्माण इस सुविशाख के माध्यम से किया गया था। फिर केंद्रीय शासन में सहायता देने के लिए एक मति सचिव यानी कि परामर्शदाता, कर्म सचिव यानी कि कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था और उसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन को। रुद्रदामन की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। तो ये इसकी शासन व्यवस्था थी। अब हम इसका चरित्र चित्रण देखते हैं कि इसका ये निश्चित रूप से एक वीर योद्धा था, महान विजेता था। फिर इसकी विजयों में जो हमने साम्राज्य की बात की है, ये सारे साम्राज्य की चर्चा हम फिर से कर लेते हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तरी कोंकण, सिंधु घाटी के प्रदेश, मालवा, मारवाड़, ये सारे इसके प्रदेश थे। सातवाहनों को इसने पराजित किया था, योद्धेयों को इसने पराजित किया था और बहुत ही विशाल भूभाग पर इसने अधिकार किया था। योग्य शासक था ये। इसने प्रजा को लुटेरों से, हिंसक पशुओं से, रोगों से, इनसे काफ़ी से निजात दिलाई थी और शांतिप्रिय व्यक्ति था। जबरदस्ती कहीं से युद्ध करता नहीं था, निरंकुश बिल्कुल भी नहीं था, मंत्रियों के परामर्श से शासन करता था और कोष उसका सदैव संपन्न रहता था। लोकोपकारी शासक था और विद्या प्रेमी था। संस्कृत भाषा की बहुत उन्नति हुई, गद्य पद्य का बहुत निपुण था, राजनीति, व्याकरण, संगीत शास्त्र, सब चीज़ों की जानकारी थी इसको, युद्ध कला में निपुण था। तो ये सब चीज़ें हम रुद्रदामन के बारे में कह सकते हैं। हमने रुद्रदामन के बारे में अभी चर्चा की। रुद्रदामन 2 पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं। शक कौन थे, शकों में रुद्रदामन कौन था। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, कनिष्क। कनिष्क को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कुषाणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुषाण कौन थे? देखिए, कुषाण, पहले तो हम ये पता कर लें कि कुषाण भारतीय नहीं थे। चीनी जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि कुषाण लोग यूची कबीले से संबंध रखते थे और यूची जो कबीला था वो चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में कांसू नामक प्रांत में रहते थे। यूची कबीले के लोग थे और यूची कबीले के लोग कांसू नामक प्रांत में रहते थे और इनके ऊपर मूर जाति का आक्रमण हुआ और अपनी सुरक्षा के लिए ये पश्चिम दिशा की ओर आने लगे। पश्चिमी दिशा की ओर आते आते ये लगभग भारत की तरफ पहुंचे, शकों को परास्त किया और बैक्ट्रिया में अपना राज्य स्थापित किया। आप इनको धीरे धीरे बार बार सुनते रहिएगा क्योंकि एक बार में ये हो सकता है कि आपको समझ में आने में समय लगे। अब यूची जाति की जो 5 शाखाएं हैं इनको आप नोट कर लीजिए, कई बार ये पूछा भी जाता है। और जैसे जैसे बैक्टीरिया के पास आते गए, अब इन्होंने अपना घुमक्कड़ जीवन छोड़कर ये अब स्थायी जीवन जीने लग गए और यहाँ से ये 5 शाखाओं में डिवाइड हो गए। 5 शाखाओं के मैंने नाम लिख दिए हैं क्योंकि ये नाम बोलने से थोड़ा सा सुनने में शायद दिक्कत हो सकती है। फिर एक कुषाण नाम का जो एक सरदार आया इनका, कुषाण नामक सरदार ने आगे चलकर उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की। तब से यूची को कुषाण ही कहा जाने लग गया। प्रमुख कुषाण शासक कौन कौन से थे? कुजुल कदफिसस, सबसे पहला जो प्रमुख शासक था, वो महत्वपूर्ण शासक था, वो था कुजुल कदफिसस। कुजुल कदफिसस एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योद्धा था, पराक्रमी योद्धा था और उसने हिंदू कुश पर्वत को पार किया और ईरानी जो प्रदेश थे, पार्थियन जो प्रदेश थे, उनको अपने अधिकार में लिया। उसके बाद काबुल पर अधिकार किया, कपीशा पर अधिकार किया और काबुल में जो यूनानी सत्ता थी उसको उसने विजित किया। फिर बैक्ट्रिया,
संपूर्ण अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, गांधार, ये सारे प्रदेश उसने अपने अंडर में ले लिए। महाराजा की उपाधि धारण की, महंत की उपाधि धारण की, राजाधिराज की उपाधि धारण की और लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। 80 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होती है। डॉक्टर R.K. मुखर्जी, डॉक्टर D.C. सरकार ये कहते हैं कि उसने करीब कुजुल कदफिसस ने लगभग 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक शासन किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है कुजुल कदफिसस। इसके बाद हम देखते हैं विम कदफिसस। विम कदफिसस उसका पुत्र था कुजुल कदफिसस का, वो भी पराक्रमी शासक था, वीर साहसक था, साहसी था और अब उसके पिता से जो क्षेत्र मिले थे उसको और आगे बढ़ाया, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर अधिकार किया और अब उसका जो क्षेत्र हो गया वो कहाँ से, पार्थिया से लेकर मथुरा तक आ गया है। आप यूँ मानिए कि सिंधु के पूर्व से लेकर पंजाब और लगभग संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश तक उसका शामिल था। अब कुजुल कदफिसस के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप ध्यान से सुनिए। पहली बात, कुजुल कदफिसस ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए। कुजुल कदफिसस ने सोने और तांबे के सिक्के चलाए, एक बात। दूसरी, सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस कनिष्क शासक पर, कुषाण शासक में ये सिक्कों पर ये आकृतियां मिलती हैं, तो वो कौन है? शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां किसके सिक्कों पर मिलती है? विम कदफिसस के सिक्कों पर। इससे ये पता लगता है कि विम कदफिसस शैव धर्म का अनुयायी था। उसने उपाधियां कौन कौन सी धारण की थी? महाराजा, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर। शासनकाल था उसका 65 से 78 ईस्वी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। विम कदफिसस सोने के और तांबे के सिक्के चलाए, सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां थी, शैव धर्म का अनुयायी था, महाराजा, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, ये उपाधियां धारण की और 65 से 78 ईस्वी तक शासन किया। फिर आता है कनिष्क। कनिष्क कनिष्क के बारे में हम पता करते हैं। कनिष्क के जो सिंहासनारोहण की जो तिथि है, यानी कनिष्क ने कब गद्दी संभाली होगी, इस पर कई डाउट हैं, कई क्वेश्चंस हैं। कई जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 58 ईसा पूर्व इसका गद्दी संभाली होगी, कई कहते हैं 125 ईसा पूर्व ईस्वी में इसने गद्दी संभाली होगी और अधिकतर जो लोग कहते हैं वो कहते हैं 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। डॉक्टर R.K. बनर्जी हैं, डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी हैं, फर्ग्यूसन है, रेप्सन है, ये लोग कहते हैं कि कनिष्क 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा होगा। तो ये एक प्रश्न है, कई बार ये इस पर भी डाउट आता है कि सिंहासन पर कब बैठा, तो हम अलग अलग विद्वानों के इसमें कोटेशन से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कनिष्क की राजधानी की। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, जिसको आजकल पेशावर के नाम से जाना जाता है। पेशावर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो पेशावर, पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी और उसके समय में चूंकि राजधानी थी तो इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व था और अपने समय में कनिष्क ने यहाँ पर कई सुंदर भवन बनवाए, सार्वजनिक इमारतें बनवाई, बौद्ध मठ बनवाए, विहार बनवाए, जिससे पुरुषपुर जो है विद्या, धर्म और संस्कृति का प्रतीक बन गया था। अब कनिष्क की विजय। कनिष्क निश्चित रूप से एक वीर योद्धा था, साहसी योद्धा था, पराक्रमी और महान विजेता था, महत्वाकांक्षी योद्धा था और वो भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था जैसा कि उसके पूर्वजों ने किया था। कई सैनिक अभियान किए। उन सैनिक अभियानों में जो पहला सैनिक अभियान है वो है कश्मीर। कश्मीर पर उसने आक्रमण किया, कश्मीर को जीत लिया और कश्मीर में कई सारे नगरों की उसने स्थापना की, स्मारक बनवाए। श्रीनगर के पास में कनिष्कपुर नामक एक नगर भी बसाया जो कि आज भी एक छोटे से गांव के रूप में वहां पर बसा हुआ है। तो कनिष्कपुर नामक नगर बसवाया। कश्मीर में के कुंडल वन में
कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। फिर साकेत और पाटलिपुत्र, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क ने साकेत यानी अयोध्या और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के बाद में वहां से हर्जाने के रूप में उसने एक तो बौद्ध विद्वान बौद्ध भिक्षु अश्वघोष को प्राप्त किया, महात्मा बुद्ध का जो जल पात्र था वो प्राप्त किया और एक बोलने वाला मुर्गा भी प्राप्त किया। अब वो तोता था या मुर्गा था ये कंफर्म कर लेंगे हम। और वहां से वो आ गया, यानी महात्मा बुद्ध का जो जल पात्र था और अश्वघोष, ये दोनों वहां से उसे मिले। और ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले सातवाहन वंश का शासन था मगध पर और उसके बाद में कनिष्क का शासन हो गया। फिर है पार्थियन जो जाति थी उस पर विजय। तो कनिष्क ने पार्थियनों को भी पराजित किया। और फिर है चीन पर विजय। कनिष्क ने चीन पर भी आक्रमण किया, लेकिन कनिष्क को पराजय का सामना करना पड़ा और चीन के साथ में एक संधि करनी पड़ी और वार्षिक कर देने का भी वचन देना पड़ा। पहले आक्रमण में। दूसरे आक्रमण में कनिष्क ने फिर से चीन पर आक्रमण किया और इस बार उसकी विजय हुई। और इस विजय के उपलक्ष्य में अब वो जो ऋण देने का वचन दिया था, जो वार्षिक कर देने का वचन दिया था, उससे वो फ्री हो गया। और चीनी सम्राट से जो नई संधि हुई उसमें उसे यारकंद, काशगर और खोतान नामक प्रदेश अब कनिष्क के पास आ गए, यानी कनिष्क के साम्राज्य में विस्तार हो गया। अब हम कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के बारे में देखते हैं। तो वो हम ये जानते हैं कि भारत से बाहर कनिष्क का शासन भी था। कहाँ तक था? अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, काशगर, खोतान, यारकंद और भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध का उत्तर में जो भागलपुर है वो, मथुरा, ये सब जगहों पर इनका अधिकार था। कनिष्क के कई सारे लेख मथुरा से हमें मिले हैं, तो हमें ये पता लगता है कि भाई मथुरा में भी उसका रहा होगा। पाटलिपुत्र और साकेत पर भी उसका अधिकार था। श्रावस्ती, सारनाथ, कौशाम्बी में उसके सिक्के मिले हैं, तो यहाँ भी उसका अधिकार रहा होगा। गाजीपुर, गोरखपुर में भी उसके सिक्के मिले हैं। वाराणसी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। कश्मीर, राजतरंगिणी में लिखा हुआ है कि कश्मीर पर कनिष्क का अधिकार था। पेनसांग कहता है कि गांधार पर भी कनिष्क का अधिकार था। विमल चंद्र पांडे कहते हैं कि मध्य एशिया से सारनाथ तक का विस्तृत राज्य कनिष्क के अंडर में था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। विमल चंद्र पांडे कहते हैं कि गांधार से लेकर मध्य एशिया से सारनाथ तक का भाग इसके अंडर में था। फिर और इसकी राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंध का हिस्सा, राजपूताना, मालवा, सौराष्ट्र, कश्मीर, खुरासान, यहाँ तक के सारे हिस्से किसके थे अंडर में? कनिष्क के अंडर में थे। कनिष्क का शासन प्रबंध क्षत्रप व्यवस्था का पालन किया था इसने और सभी प्रदेशों में गवर्नर्स यानी कि क्षत्रप अपॉइंट किए थे। राजधानी कौन सी थी इसकी? पुरुषपुर, पेशावर। यहाँ तक हमने कनिष्क के इनमें पढ़ा। अब हम कुछ पॉइंट्स को अगले लेक्चर में देखेंगे, वो कौन कौन से होंगे। कनिष्क की धार्मिक उपलब्धियाँ, फिर कनिष्क की कलात्मक उपलब्धियाँ, फिर कुषाणकालीन कनिष्क का चरित्र मूल्यांकन, कुषाणकालीन भारत को, फिर ये दशा, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में हमने क्या क्या किया है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सातवाहन जाति, प्रारंभिक सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी, सातवाहनों के समय की स्थितियाँ, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। इस लेक्चर में हमने पढ़ा है शक जाति, रुद्रदामन, रुद्रदामन का परिचय, उपलब्धियाँ, जीवन चरित्र। फिर पढ़ा है कुषाण, कुषाणों के प्रमुख शासक कौन कौन से थे,
कुजुल्फ कटफिसस, पिम कटफिसस, कनिष्क। कनिष्क के सिंहासन आरोहण की तिथि, उसकी राजधानी पुरुषपुर, फिर उसकी विजय कश्मीर जहाँ उसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की जहाँ से उसने अश्वघोष और जलपात्र प्राप्त किया, फिर चीन पर पहली विजय नहीं हो पाई, दूसरे आक्रमण में फिर विजय प्राप्त हुई, साम्राज्य विस्तार उसका देखा हमने कि अब ऊपर अफगानिस्तान के हिस्से से लेकर यहाँ नीचे बनारस तक उसका भाग था, फिर उसका शासन प्रबंध देखा। ये सारे हमने नोट किए हैं, आपको भी ये सारे के सारे नोट्स बनाने हैं और इसको बार बार लर्न करना है।